वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इजी स्टडी एकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक और हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और आज इस सीरीज में हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो आपको याद होगा पिछले वीडियोस में हमने देखा है अर्ली अटेम्प्ट्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स देखा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को देखा और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देखा। तो जस्ट लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसके फीचर्स, अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस को देखा। तो क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ एनोमैलिटीज थी, तो इसीलिए इसमें भी इससे भी कुछ एडवांस एक पीरियोडिक टेबल खोजा जाने लगा। तो एक ब्रेक थ्रू मिला हेनरी मोसले को 1930 में। इन्होंने क्या पाया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है। इनका स्टेटमेंट यह था कि कोई भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट की अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं तो अभी तक जो प्रॉपर्टीज थी ऐसा माना जाता था कि दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास। इसीलिए तो पिछले जितने भी क्लासिफिकेशंस थे सबका बेसिस था एटॉमिक मास। तो साइंटिस्ट अभी तक मानते थे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जाता था। लेकिन हेनरी मोसले ने यह देखा कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, एटम के अंदर में जो कोर होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता ही होगा। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो देखिए, एटॉमिक मास जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक नंबर। तो कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो किसी चीज पे डिपेंड ना करे। लेकिन यहां तो एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी अभी तक मानते आए हैं, तो हम गलत मानते आ रहे थे। तो उसी को रेक्टिफाई किया मोसले ने। मोसले ने यह बोला कि भैया एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बल्कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो देखिए, यह थ्योरी आगे बढ़ी और एटॉमिक मास भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर पे। ऐसा प्रपोज किया किसने? हेनरी मोसले ने। तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि इन 1913 हेनरी मोसले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। सो अकॉर्डिंगली जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया और एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर आ गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट में एटॉमिक नंबर जो थे वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी थे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 3। इसका मतलब यह कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन। अगर सोडियम की बात करें तो उसके पास 11 प्रोटॉन है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो एटॉमिक नंबर कहलाए, और वो जो एटॉमिक नंबर था दैट वाज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास अब और किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन्स प्लस इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो ये कहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बट इसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस। और इसी बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इसी बेसिस पे अरेंज्ड एलिमेंट्स के जो टेबल थे उनको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव किसने रखी थी? हेनरी मॉसले ने रखी थी। और इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक ही डिफरेंस था और वो था एटॉमिक मास को उन्होंने रिप्लेस किया एटॉमिक नंबर से। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि एटॉमिक मास वाज नॉट इंडिपेंडेंट, एटॉमिक नंबर वाज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इंटरनेट में बहुत सारी आपको पीरियोडिक टेबल दिख जाएंगी, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो पहला फीचर ये है कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। तो देखिए जो लास्ट यहां पे दिख रहा होगा 118, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये 118th एलिमेंट है। तो पूरे कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं? तो 118 एलिमेंट्स। इसमें भी देखिए 94 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक एलिमेंट्स। क्यों सिंथेटिक एलिमेंट्स? क्योंकि उनको हम लैब में आर्टिफिशियल मींस के थ्रू क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दिया है कुछ, टेक्नेटियम, प्रोमेथियम। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस और उनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला फीचर पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये है। सेकेंड फीचर ये है कि टोटल जो ये आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसे देखिए फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है देखिए थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे करते करते देखिए आप 18 कॉलम तक देख सकते हैं। तो ये जो 18 कॉलम्स हैं जो वर्टिकल हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। वैसे ही हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करते करते हमारे पास 7 रोज होती हैं जिनको हम कहते हैं पीरियड्स। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। तो देखिए हमने दो फीचर्स अभी देखे। पहला कि 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में हैं। दूसरा हमने देखा कि इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं उनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में तोड़ा गया है। अब ये क्या चीज है ये आपको 11th में और क्लियर समझ में आएगी, लेकिन अभी आपको कुछ बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। तो जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स थे इनको हमने कहा कि ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। So S block elements includes group 1 elements and all the elements of group 2. फिर यहां देखिए 13 से लेके 18 तक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे इनको हमने कहा P ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इस ग्रुप में इनको हमने कहा D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 और 2 को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और ग्रुप 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एंड एट द एंड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हैं लैंथेनॉइड्स और
एक्टिनॉइड्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में। तो अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 57 नंबर का एलिमेंट है, ये लैंथेनियम, यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, उसके बाद स्टार लगाने के बाद ये 58, 59 अप टू 71 है। इसका मतलब ये है कि लैंथेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे 71 तक, उनको हम कहेंगे लैंथेनॉइड्स। लाइकवाइज जो 89th एलिमेंट है उसका नाम है एक्टिनियम। तो उसके बाद 89 से के बाद देखिए 104th एलिमेंट आ गया, तो 89 से 103 तक के जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे एक्टिनॉइड्स। बेसिकली ये एस ब्लॉक, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये बियॉन्ड द स्कोप है। अभी 11th क्लास में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 57 के बाद ये 72 कहाँ से आ गया, 57 के बाद इसको पूरे टेबल को यहाँ पे क्यों नहीं फिल कर दिए। तो ये क्या, ये आइसोटोप्स हैं क्या, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या है, कैसे है, क्यों इनको बाहर रखा गया है, इनको अलग से नाम क्यों दिया गया है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, और यही नाम क्यों दिया गया, एस, पी, डी, एफ, ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर क्लास 11th में मिलेगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, 11th क्लास में तो आपको सारे एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल अभी तो आपको 20 तक यानी कि कैल्शियम तक के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। आगे 11th क्लास में आपको ग्रुप 1 याद होना चाहिए, ग्रुप 2 याद होना चाहिए, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पूरा ग्रुप याद होना चाहिए, आगे चल के आपको काम आएगा। सो फिलहाल क्योंकि 10th क्लास में आपको बहुत ही बेसिक चीज क्लासिफिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़नी है, तो अभी हमने 3 चीजें देखी। पहला क्या देखा, क्विकली रिवाइज करते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं और जो रिमेनिंग बच जाते हैं उनको सिंथेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है। वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी बहुत शॉर्ट स्पैन जो है उनकी लाइफ होती है। ये सब आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो अभी घबराइए नहीं। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो 18 हैं, उनको ग्रुप्स कहा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो 7 हैं, उनको कहा जाता है पीरियड्स। उसके बाद ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। जैसे हमारे यहाँ अपार्टमेंट होता है तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स में बांट सके हम, तो वैसे ही ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप 4 ब्लॉक में देखेंगे कि बटे हुए हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक यानी कि ग्रुप 1 एंड 2, पी ब्लॉक यानी कि ग्रुप 13 से 18 तक, डी ब्लॉक यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको एक जिग-जैग पैटर्न दिख रहा है, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जिग-जैग पैटर्न आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स। सो यहाँ पे देखिए, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे लिखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ये जो जिग-जैग आपको दिख रहा होगा, इसके इधर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। व्हाई? They tend to form bonds by gaining electrons। आपने देखा होगा कि जैसे क्लोरीन है और सोडियम है, तो सोडियम का है 281, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का है 287। सो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 288। ऑक्टेट रूल लगाएंगे तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए, क्लोरीन क्या कर रहा है, एक नॉन मेटल है, आपको पता है। सो क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज बिकमिंग Cl नेगेटिव, और सोडियम एक मेटल है, ये बन जा रहा है Na पॉजिटिव। ये तो खैर बेसिक्स हमने पहले भी देखा है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो जिग-जैग आपको पैटर्न दिख रहा है, ये है मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी राइट में एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल।
ऑन द अदर हैंड इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कह सकते, ऐसा कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये डोनेट कर देता है, सो दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि सोडियम का केस हमने अभी डिस्कस किया। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? Metalloids are the borderline elements such as boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium और polonium। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड क्यों हैं? क्योंकि ये एग्जिबिट करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक्सप्लिसिटली ना तो नॉन मेटल हैं और ना ही मेटल हैं। अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये जो मेटलॉइड्स हैं इसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में 1 मिनट पॉज करिए वीडियो और देखिए कि क्या ये सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन मेटल है। इन सारे मेटल्स के बीच में एक नॉन मेटल क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको आनी चाहिए थी, बेसिक फीचर्स थे। इसके अलावा आप ये देखिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे जनरली जितने भी हैं हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में वो सारे मेटल्स हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें सारे मेटल्स हैं। इनफैक्ट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी हमने देखा था, तो ये सारे मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक की बात करें तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये पूरे के पूरे मेटल्स होते हैं। सो देखिए, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में सारे मेटल्स, एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स, और पी ब्लॉक में अगर देखें तो हमें मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, मेटल भी मिलेंगे और नॉन मेटल भी मिलेंगे। सो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का जिसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों मिलेंगे। सो मे बी ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा कुछ आता है एग्जाम में कि विच ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो उसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। या ऐसा कुछ पूछ सकता है कि विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स प्योरली मेटल्स, तो वो डी और एफ हो जाएगा। और ऐसा बोले कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को कंटेन करता है बट मेटलॉइड नहीं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ ट्रेंड्स। उससे पहले मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। सो ट्रेंड्स में हमारी बुक का जो समरी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो समरी क्या है कि हमें एक बार क्या करना है, लेफ्ट से राइट में मूव करना है, यानी कि अलोंग अ पीरियड मूव करना है, और एक बार हमें टॉप से बॉटम जाना है। एक हमें जाना है लेफ्ट से राइट की ओर, जितने एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में, और एक बार हमें ग्रुप्स में जाना है। ग्रुप्स में मतलब टॉप से बॉटम की ओर जाना है। यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखना चाहें तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप मान लीजिए ले लेता हूं, तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें क्या क्या वेरिएशंस होंगे, और वेरिएशंस क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें देखने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज करके लिख भी दिया है। पहला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो ये हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन हो गया। नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स तो आप जानते ही हैं कि कोई एटम है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अलग अलग शेल्स में रहते हैं। तो कितने शेल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, तो सोडियम का है 281, यानी कि पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो 3 शेल हो गए। तो नंबर ऑफ शेल्स भी एक पैरामीटर होगा।
तीसरा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ये है उसका न्यूक्लियस, यहाँ पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस कितना है, वो कहलाता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। और लास्ट में है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब, मेटालिक होने का मतलब यह है कि हाउ इजीली कैन एन एलिमेंट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन या शेयर एन इलेक्ट्रॉन, कितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अगर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास A और B, A अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकता है इन कंपैरिजन टू B, सो A इज मोर मेटालिक देन B। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है along when we move down from in a group, और दूसरा क्या है when we move from left to right। तो चलिए एक एक पैरामीटर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, when we go down the group, तो एक ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो फिर क्या वेरिएशंस आते हैं उनको हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं, पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का नाम लिख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का है 1, लिथियम का है 3, सोडियम का है 11 और पोटेशियम का देखिए यहाँ पे कितना है 19। ऐसे ही बाकी एलिमेंट भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, एक शेल है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करूं तो ये हो जाएगा 2,1, यानी कि ये हो गया इसका न्यूक्लियस, इसके अराउंड पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद जो दूसरा शेल है इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम की बात करें 281, तो देखिए यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 2881, तो देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांस्टेंट है। किसी भी एक ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन सेम। अब बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, नंबर ऑफ शेल्स। सो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, देखिए हाइड्रोजन में केवल एक ही शेल था। लिथियम में जैसे ही हम नीचे आ गए तो लिथियम में कितने हो गए, 2 शेल्स हो गए। सोडियम की बात करें तो इसमें 3 शेल्स हो गए। पोटेशियम की बात करें तो इसमें 4 शेल्स हो गए। तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा। तो सेकंड पैरामीटर था नंबर ऑफ शेल्स, जो कि इंक्रीज होगा व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। थर्ड पैरामीटर है एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि भाई पहला शेल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में दूसरा शेल आ गया, फिर और नीचे आया तीसरा शेल आ गया, फिर चौथा शेल आ गया। तो देखिए पहले में रेडियस यहाँ तक था, दूसरे में यहाँ तक था, तीसरे में यहाँ तक था, अब चौथे में यहाँ तक था। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, हम नीचे आएंगे तो शेल्स बढ़ते जाएंगे। तो शेल्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएगा। एंड एट द एंड है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये एलिमेंट। तो जैसे कि अगर हम देखते जाएं तो आउटर मोस्ट शेल दूर होते जाएगा। आउटर मोस्ट शेल अगर दूर होते जाएगा तो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज। तो ये बताइए कि इनके बीच में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये फोर्स जो है वो घटते जा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां था तो डिस्टेंस कम होने के कारण ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फिर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल यहां हुआ तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ।
फिर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले गया, एक शेल और ऐड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटते जाएगा, और इसी घटने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। फिर से सुनिए, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ऐसा कहते हैं ना कि माँ बाप अगर बच्चों पे ध्यान न दें, हॉस्टल में अपने घर से बहुत दूर भेज दें तो उसके बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है, बट ठीक है, अगर वो घर में पास में रहेगा, पेरेंट्स की देखभाल में रहेगा तो उसके बिगड़ने के चांसेस कम हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर उसको खुला छोड़ दो, उस पर जो है ध्यान मत दो। तो वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में दूर हो जाता है तो इस पर ध्यान नहीं दे पाता, ऐसे क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली कहीं पे भी जा सकता है। सो दिस एलिमेंट जो कि जिसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो बेसिकली आपको एक्सप्लिसिटली केवल ये 4 पैरामीटर्स देखने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर। अब आपसे एमसीक्यू में क्या पूछेगा कि व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज increases, decreases, remains constant, none of the above। तो आपको पता है increases। When we go down the group, the metallic character of the elements increases, decreases, remains constant। ऐसे करके questions frame हो सकते हैं, तो उसके लिए आप mentally prepared रहिए। अब हमने देखा कि when we go down the group, elements पे क्या changes आ रहे हैं with respect to ये 4 parameters। अब हमें फिर से ये 4 पैरामीटर्स देखने हैं, बट इस बार हम कहां मूव करेंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, इसको मैं इरेज करूंगा। तो चलिए लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये लिथियम जो है 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ये इनका एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम का कैसे होगा, 2,1। देखिए ऑक्टेट रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,2, यहाँ पे हो जाएगा 2,3, यहाँ पे 2,4, ये 2,5, इसको हम लिख सकते हैं 2,6, इसको लिख सकते हैं 2,7 और ये लास्ट में 2,8, जो कि नियॉन एक इनर्ट गैस है, एक नोबल गैस है, इसीलिए 2,8 यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या असर पड़ता है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, देखिए पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है बाई 1 यूनिट। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने, पहला पैरामीटर देखा। सेकंड पैरामीटर है नंबर ऑफ शेल्स। तो देखिए सब में 2 ही तो शेल हैं, 2,1 यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2,2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लास्ट में नियॉन तक जाएंगे तो 2,8 यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो द नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, एटॉमिक साइज। तो देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लिखा है, लेकिन इसका रीजन क्या होगा। भाई नंबर ऑफ शेल्स तो 2 ही हैं। जैसे लिथियम की बात करें तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल जिसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आ गया दूसरा शेल
जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। ऐसे ही बनाते हैं नियॉन की। ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला शेल जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद दूसरा शेल जिसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको आपको कंपेयर करना है किससे, नियॉन से, क्योंकि यहां से अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, और सब एक कन्फाइंड जितना 2 ही शेल में है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसको श्रिंक करने की कोशिश करता है। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कारण क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। और अब हम देखते हैं आखिरी, जो कि है पैरामीटर मेटालिक कैरेक्टर। इट ऑल्सो डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। क्यों डिक्रीज करता है? देखिए, मेटालिक कैरेक्टर का डेफिनेशन हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो जैसे जैसे आप जैसे ऑक्सीजन पहुंचेंगे, फ्लोरीन पहुंचेंगे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बनने लगते हैं, यानी कि ये नॉन मेटल्स बनने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हम एक पीरियड में चलेंगे, सो मेटल्स से नॉन मेटल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, मेटालिक कैरेक्टर है, वो क्या घट रहा है। सो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने शुरुआत में देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो इवोल्यूशन था वो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से हुआ। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या फीचर्स हैं, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट अलोंग अ पीरियड में जाएंगे तो फिर ये जो 4 पैरामीटर्स चुने हैं इसमें क्या वेरिएशंस आएंगे। अब फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने नोट की कैटेगरी में डाला है, तो ये भी देख लेते हैं। सो पहला नोट पॉइंट है, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। यही चीज हमने देखी थी व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा। जैसे हमने देखा था अभी कि हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो ये एक ग्रुप था। तो इस एक ग्रुप में ये फर्स्ट पीरियड होगा, ये सेकंड पीरियड होगा, ये थर्ड पीरियड होगा, ये फोर्थ पीरियड होगा। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन में केवल एक शेल था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, लिथियम में 2,1 2 शेल थे और 3 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम में 2,8,1 3 शेल थे, पोटेशियम में 2,8,8,1 4 शेल थे। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं पीरियड वाइज, मतलब एक ग्रुप में, देखिए यहाँ पे लिखा ना ईच पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड के बाद सेकंड पीरियड में क्या हो रहा है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे 1 शेल था, यहाँ पे 2 शेल हो गया। फिर थर्ड पीरियड में गए तो यहाँ पे एक और शेल हो गया, देखिए 3 शेल्स हो गए। फिर एक ग्रुप में फोर्थ पीरियड में जब अगर हम पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 शेल हो गए। तो यही कह रहा है कि ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा तो आपको ये फील होगा। सेकंड ये है कि द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल एक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर वो पीरियोडिक टेबल के 18th कॉलम में आ रहा है, यानी कि ग्रुप नंबर 18 में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस, यानी कि नोबल गैसेस। दीज आर नॉट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होते। वहां पे सोडियम वगैरह देख लेंगे तो ये तो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर इसको आप हवा में छोड़ देंगे तो इसमें जो है रिएक्शन हो जाएगा। ये आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखा है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बता रहा है कि अगर पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन अगर आप देखेंगे तो पोजीशन से आपको पता चल जाएगा कि वो केमिकली कितना रिएक्टिव है, क्या ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, कि प्योरली इनर्ट है। तो सेकंड पॉइंट बता रहा है कि ये चीज।
Second point, the valence electrons determines the kind and nature of bonds formed by the element. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होगा, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है 281, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. क्लोरीन है 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है. तो वैसे ही किस तरह के बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा तो कितने बॉन्ड्स होंगे, तो ये सारी चीजें किससे डिटरमाइन होती हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी रखता है, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है. तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उस एलिमेंट के द्वारा. तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं एंड होता है. इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. बहुत जल्द हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जिससे कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आसानी हो सके. तो दोस्तों आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. थैंक यू.